नमस्कार, एक्सीलेंट कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर सिंह। आप सभी जानते हैं, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना कितना आवश्यक होता है। और हर कोई आपको यही सजेस्ट करता है कि जनरल स्टडी के पेपर के लिए एनसीईआरटी से बेहतर कोई बुक्स नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ने से न सिर्फ आपका बेस तैयार होता है, बल्कि आपकी सोचने समझने की क्षमता भी विकसित होती है। और आप जो है एक थॉट प्रोवोकिंग मतलब शुरू कर देते हैं। और इसका लाभ आपको सिर्फ रिटन एग्जाम्स में या ऑब्जेक्टिव में ही नहीं मिलता, बल्कि मेंस में और जो इंटरव्यू होता है उसमें भी इसका लाभ आपको मिलता है। तो हम यहाँ एनसीईआरटी का एक पूरा सेक्शन शुरू किया है, और इस सेक्शन में हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th तक सारी जो भी मतलब एग्जाम्स में पूछे जाने वाले चैप्टर्स हैं और जो भी विषय हैं उनको हम इसमें पढ़ेंगे। तो 6 से लेकर के 8th तक जो 3 क्लास हैं उनमें सोशल साइंस के नाम से एक सब्जेक्ट है, और उस सोशल साइंस के सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, ये 4 विषय हैं। फिर 9th और 10th में इनके लिए सोशल साइंस में ही फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अलग सब्जेक्ट हैं, और इसी प्रकार से 11th और 12th में भी ये अलग सब्जेक्ट हैं। तो पहले हम यहाँ पर 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास तक सोशल साइंस को कवर करेंगे, और सोशल साइंस को कवर करने में ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कवर हो जाएंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं हम हिस्ट्री से। हिस्ट्री में जो 6th क्लास है उसमें सोशल साइंस का जो बुक है, मैंने जैसे अभी बताया आपको कि उसमें 1 से 3 तक के जो चैप्टर हैं वो ज्योग्राफी से संबंधित हैं, और 4 से 8 तक के जो चैप्टर हैं वो हिस्ट्री से संबंधित हैं। तो फिलहाल हम 6 क्लास के चैप्टर 4 से शुरुआत करते हैं, यानी हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर 4 जो है वो हमें 3 बातों के बारे में बताता है। इसमें हमें ये 3 चीज़ें जानने को मिलेंगी। पहला तो है कि हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं, ये सीखेंगे इसमें। दूसरा है कि इतिहास को समझने के लिए किन किन स्रोत की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप जानते हैं इतिहास पुरानी घटनाओं का अध्ययन है। मानव समाज की पुरानी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो निश्चित है कि वो घटनाएं हमारे सामने घटित नहीं हुई हैं, इसलिए हमें उन घटनाओं के बारे में कुछ प्रमाण चाहिए होते हैं, और उन प्रमाणों के लिए कुछ स्रोत की आवश्यकता होती है। इसलिए इतिहास को समझने के लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के स्रोत इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इस चैप्टर में ही हम देखेंगे कि वो स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। और फिर जो आदिकालीन मानव था, यानी कि जहाँ से इतिहास की शुरुआत होती है उसको हम आदिकालीन मानव कह रहे हैं, वो आदिकालीन मानव किस प्रकार रहते थे, इन सब चीज़ों को भी हम इसी चैप्टर में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहले तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पृथ्वी कितनी पुरानी है। आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब साल पहले सूर्य से हुई है, और धीरे धीरे वो ठंडी होने लगी, और जब ठंडी होने लगी तो जीवन के अनुकूल परिस्थितियां पैदा होने लगी। तो यहाँ पर ये एक अर्धचंद्राकार जो डायग्राम है, इसमें आप ये 3 कलर देखेंगे। एक कलर ये आसमानी है, एक ब्लू है, और एक ग्रीन कलर है। ये पृथ्वी की अवस्थाओं को बता रहा है, यानी यहाँ से ये पृथ्वी की शुरुआत को हम देख रहे हैं। यहाँ पे ये लगभग 4.5 अरब साल पहले शुरुआत हो रही है पृथ्वी की। और ये जो ग्रीन कलर है ये हम वर्तमान मतलब मानव के विकास के चरणों को समझ रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, और पहला जीव, पहली कोशिका जो पृथ्वी पर बनती है, उत्पन्न होती है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और वो सब प्रमाणों के आधार पर है कि वो लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले उत्पन्न होती है। और फिर धीरे धीरे करके जीवन के विभिन्न रूप जो हैं वो विकसित हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, उनका विकास हुआ है। और फिर इधर आकर के यहाँ पर करीब 3 लाख साल पहले जो वर्तमान मानव है उसका वंशज, क्लोज जो मतलब उसका वंशज है होमो सैपियंस, उसकी उत्पत्ति होती है।
तो इस तरीके से हम देखेंगे कि वर्तमान मानव की कहानी 3 लाख साल पहले से शुरू होती है, लेकिन इसका जो एक और पूर्वज है होमो सेपियंस का, वो होमो हैबिलिस है, जो लगभग 20-22 लाख साल पहले विकसित हुआ था। और उससे ही हम जो मानव सभ्यता है उसकी शुरुआत मान के चलते हैं। यानी उसमें बुद्धि का विकास हुआ और उसने अपनी बुद्धि के बल पर पत्थर के औजारों की खोज की एक तरह से, या पत्थर के औजार वो बनाने लगा, उनका उपयोग करने लगा, और फिर आगे चल करके वो आग का भी प्रयोग करने लगा। हालांकि ध्यान रखेंगे, आग पहले से थी, आग की खोज नहीं की है उसने, आग का प्रयोग करना सीखा है। तो इस प्रकार 20-22 लाख साल पहले से हम इतिहास का अध्ययन शुरू करते हैं और इसको हम बोलते हैं पाषाण काल। यानी कि उस समय मनुष्य पत्थर के औजारों का प्रयोग किया करता था। अब बात आती है कि ये सब जो हम पढ़ते हैं, हमें कैसे पता कि 20-22 लाख साल पहले ऐसा हुआ, वो पत्थर के औजारों का ही प्रयोग करता था या उसने आग का प्रयोग करना सीख लिया, तो ये सब हमें कैसे पता लगा? तो आइए इन्हीं सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो पहली बात तो, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं। इतिहास क्या होता है ये मैंने पहले बता दिया कि मानव समाज की, मानव सभ्यता की जो पुरानी महत्वपूर्ण, प्राचीन महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनका क्रमबद्ध अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अब दूसरी बात आती है कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। तो सीधा सा मतलब है कि आज को समझने के लिए, आज के समाज को समझने के लिए हमें प्राचीन समाज को समझना आवश्यक है। यानी अतीत के आलोक में ही हम वर्तमान समाज को पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो अगर हम वर्तमान को समझना चाहते हैं तो हमें प्राचीन को समझना होगा, और इसके लिए ही हम इतिहास पढ़ते हैं। अब इतिहास पढ़ने में सबसे पहले जो चीज हमारे लिए जानना आवश्यक है वो है समय की गणना। यानी कि हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में टाइम की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कैलेंडर है, और जो बहुत ही कॉमन कैलेंडर है उसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो पोप ग्रेगोरी ने आरंभ किया था यूरोप में। उसी को पूरी दुनिया में एक मानक कैलेंडर के तौर पर आज प्रयोग किया जाता है। हालांकि सभी देशों के अपने अपने, सभी सभ्यताओं के अपने अपने कैलेंडर हैं। जैसे भारत में शक संवत है, विक्रम संवत है, इसको आधिकारिक तौर पर प्रयोग किया जाता है। लेकिन फिर भी डे टू डे लाइफ में जितनी पॉपुलैरिटी, जितनी लोकप्रियता इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को है, उतनी संभवतः और किसी को नहीं है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत जो है वो वर्ष 1 से मानी गई है। ध्यान रखिए, ये वर्ष 1 से शुरू नहीं हुआ है। ग्रेगोरियन कैलेंडर तो 15वीं 16वीं शताब्दी में आकर के बनाया था पोप ग्रेगोरी ने, लेकिन इसकी कैलकुलेशन इन्होंने मानी थी वर्ष 1 से। और वर्ष 1 को ईसाई समुदाय में ये माना जाता है कि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो ऐसे कह सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्म को ही वर्ष 1 मान करके और फिर हम टाइम की कैलकुलेशन करते हैं। जैसे अभी हम कहते हैं कि 2025 चल रहा है, तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म को 2025 वर्ष हो चुके हैं। यानी हमने 1 से शुरुआत कर दी है इसकी। अब बात आती है कि ऐतिहासिक घटनाएं तो इससे भी पुरानी हैं, तो उनको कैसे फिर हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए एक टाइम स्केल जो बनाया गया है वो ये है कि वर्ष 1 के बाद की घटनाओं को हम बोल देते हैं कॉमन एरा, यानी कि ईसवी सन या सन बोल देते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना सन 2025, सन 2024, सन 2000, सन 1000। तो सन 1 से हमने शुरू कर दिया, तो ये तो कहलाता है पूरा इधर का ये पूरा कॉमन एरा या सामान्य संवत हिंदी में कहेंगे तो, या ईसवी सन। और इससे सन 1 से पहले की घटनाओं को हम बोल देते हैं बिफोर क्रिश्चियन एरा या बिफोर कॉमन एरा, बीसीई, या फिर बोल देते हैं हम ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पहले, या फिर सामान्य संवत पूर्व। तो जैसे सन 1 से 100 वर्ष पहले, सन 1 से 200 वर्ष पहले, सन 1 से 300 वर्ष पहले, इस तरीके से हम टाइम की कैलकुलेशन पीछे की तरफ करते चले जाते हैं। तो ये सामान्य समय की घटना है। इसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा कि जो सन 1 के बाद का समय यानी वर्तमान हमारे समय जो है, उसको तो हम ईसवी सन या कॉमन एरा या सामान्य संवत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और सन 1 से पहले को हम ईसा पूर्व या सामान्य संवत पूर्व
या बिफोर कॉमन एरा करके प्रयोग करते हैं। तो जैसे अगले एग्जाम्पल में हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी पर जो हिमयुग खत्म हुआ, आइस एज खत्म हुई, वो 12,000 सामान्य संवत पूर्व यानी 12,000 बीसी में या 12,000 ईसा पूर्व में खत्म हुई। हिमयुग का मतलब है कि पृथ्वी पर अत्यधिक ठंड की परिस्थितियां थी और ये लगभग 1 लाख वर्ष तक ठंड की स्थितियां चली, यानी पूरा का पूरा पानी जो है वो जमा हुआ था बर्फ के तौर पर, पूरे दुनिया में बर्फ ही बर्फ थी, इसलिए हिमयुग बोलते हैं। और उस समय पर जीव जंतु वही जीवित थे जो इसमें अपने आप को अडेप्ट कर पाए, अपने आप को मतलब ढाल पाए उसके अनुरूप। और फिर 12,000 ईसा पूर्व में जब हिमयुग समाप्त होता है, तब परिस्थितियां थोड़ी सी जलवायु गर्म होने लगती है और तब परिस्थितियां फिर थोड़ी अनुकूल होने लगती हैं जीवन के। तब मानव का जो जीवन है, मानव की जनसंख्या है, वो तेजी से फिर बढ़ने लगती है। तो ऐसा माना जाता है कि वर्तमान जो मानव है, होमो सैपियंस सैपियंस, वो लगभग 50,000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर आया है, यानी कि उसका विकास हुआ है अपने पूर्वजों से। और 12,000 ईसा पूर्व से उसने बस्तियां बनाना, कृषि करना और बाकी जो महत्वपूर्ण चीजें थी जीवन के लिए वो करना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से हम इस पे ये इसको समझ सकते हैं। तो ये 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के फिर जैसे हम 10,000 ईसा पूर्व में, फिर हम 8,000 ईसा पूर्व में, तो यहाँ पर एक तरह से बस्ती बना करके रहने के प्रमाण मिलते हैं। कृषि के भी आरंभ का प्रमाण हमें यहीं से 12,000 ईसा पूर्व में ही मिलता है। तो अगर आज के समय के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि लगभग मतलब इसको 14,500 साल हो गए, यानी 2,500 2,000 मतलब 2,000 साल ये और 8,000 वो 10,000 साल हो गए। तो ऐसे कह सकते हैं कि आज से 10,000 साल पहले या फिर ईसा के जन्म से 8,000 साल पहले, 8,000 वर्ष पहले कृषि का आरंभ होता है। और फिर जो मतलब आगे धीरे धीरे करके हम गांवों का मतलब स्थापना, छोटी बस्तियां, फिर थोड़े बड़े गांव, फिर कस्बे, फिर नगर, ये सब देखेंगे धीरे धीरे करके। और ये आगे की तरफ ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और वर्तमान जो समय है हमारा वो ईसवी सन है। तो कोई कंफ्यूजन इसमें आपको नहीं होना चाहिए कि हम किस तरह से टाइम की कैलकुलेशन करते हैं। अब आती है बात कि जैसे हम इस टाइम को जो मैं अभी बता रहा था कि पहले के समय को और बाद के समय को टोटल देखेंगे तो कैसे देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ वो 560 ईसा पूर्व में हुआ, यानी सामान्य संवत पूर्व में हुआ 560 में। तो आज से कितने वर्ष पहले की घटना है। तो देखिए ये सन 1 से 560 तो ये पहले के हो गए, ये वाले, यानी यहाँ पे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ है। तो एक तो ये समय हो गया 560 का, और फिर सन 1 के बाद अब तक ये हो गए 2024 2025, इसमें जैसे 2024 बोला गया है तो इन दोनों को जोड़ेंगे 560 को और 2024 को। अब यहाँ पे एक घटा रहे हैं, इसमें से एक इसलिए घटा रहे हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में की शुरुआत जो है ना वर्ष 1 से है, वहाँ पे जीरो फिगर नहीं है। तो ऐसे कहेंगे कि 1 ईसा पूर्व से और 1 ईस्वी के बीच में जीरो नहीं है, तो इसलिए फिर इसको घटा देते हैं। तो एग्जैक्ट अगर हम ईयर, वैसे तो मोटे तौर पर हम ऐसे बोल देते हैं कि 560 और 2024 को जोड़ देंगे तो ये जो भी टाइम होगा ये 2584 वर्ष हो जाएंगे, लेकिन एक घटा दिया तो ये एग्जैक्ट आ गया 2583 वर्ष पहले, यानी ऐसे कहेंगे कि आज से। अब हम जैसे 2025 की बात कर रहे हैं, ये 2024 के लिए जोड़ दिया है, तो 2025 में ये 2584 वर्ष हो जाएंगे। तो ऐसे कहेंगे कि गौतम बुद्ध का यानी महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ वो आज से 2584 वर्ष पहले हुआ। तो इस तरीके से हम इसको मतलब यूज करते हैं कैलेंडर को और इस पर समय की गणना करते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। इसी समय के कैलेंडर में ही हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो इस्तेमाल करते हैं हम दशक, यानी डिकेड, पूरा एक कालखंड, 10 वर्षों का एक पूरा समय कालखंड। जैसे मान लीजिए किसी शासक ने 10 वर्ष तक शासन किया है तो उसके कालखंड को हम बोलेंगे एक दशक, या अंग्रेजी में बोलेंगे डिकेड। ऐसे ही फिर कुछ राजाओं का वंश 100 वर्ष तक चला है तो उस कालखंड को हम बोलते हैं शताब्दी, यानी कि एक सेंचुरी। और मान लीजिए
एक पूरा कालखंड 1000 वर्ष का है, तब हम उसको बोलते हैं सहस्राब्दी या 1000 ईयर्स। तो इस तरीके से हम दशक 10 वर्ष के लिए, शताब्दी 100 वर्ष के लिए और सहस्राब्दी 1000 वर्ष के लिए प्रयोग करते हैं। तो जैसे अगर वर्तमान की हम बात करें तो हम 2025, जैसे हमारा इस समय पर कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2025 है, तो ये हमारा सहस्राब्दी के हिसाब से हम देखेंगे तो ये तीसरी सहस्राब्दी है, क्योंकि 2000 पूरे हो गए हैं, 2000 से अब हम 3000 की तरफ जा रहे हैं। तो 2000 जो कालखंड है हमारा, ये 2000 से लेकर के 3000 के बीच में, तो ये तीसरी सहस्राब्दी है ईसा की तीसरी सहस्राब्दी में हम हैं। लेकिन अगर हम शताब्दी की बात बोलते हैं तो हम अपने आप को बोलते हैं 21वीं शताब्दी में है, यानी 2000 पूरे हो गए और 2100 की तरफ हम जा रहे हैं, तो 21वीं शताब्दी में है। और अगर दशक की बात करते हैं तो हम तीसरे दशक में हैं, इस यानी कि 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में है, यानी कि 2000 सन 2000 से मतलब 2001 से लेकर के, और अब हम 2020 से लेकर के और 2030 वाले में चल रहे हैं, 2025 बीच में आएगा, तो तीसरे दशक में। तो मतलब हम एक बार फिर से देखें कि हम किस तरीके से दशक, शताब्दी और सहस्राब्दी का प्रयोग करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने अभी शुरू में ही बोला था कि इतिहास क्या है। इतिहास मानव सभ्यता की, मानव समाज की पुरानी घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो सीधा सा मतलब है कि वो हमने देखे तो है नहीं, तो उन पुराने रहस्यों को, उन पुरानी जानकारियों को हमारे सामने लाता कौन है, कौन उजागर करता है उनको। तो इसमें 4 नाम आते हैं। ये 4 अलग अलग तरीके के विशेषज्ञ हैं जो कि इतिहास की घटनाओं को हमारे सामने लेकर के आते हैं। एक होता है भूविज्ञानी यानी जियोलॉजिस्ट, जो पृथ्वी के भूगर्भ में यानी पृथ्वी के अंदर जो भी स्वरूप हैं, भौतिक स्वरूप, पहाड़ हैं, पठार हैं, पत्थर हैं, मिट्टी है, इन सब का अध्ययन करता है, वो कहलाता है भूविज्ञानी या जियोलॉजिस्ट। दूसरा होता है जीवाश्म विज्ञानी, पेलियोंटोलॉजिस्ट, पेलियोंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान और उसका अध्ययन करने वाला पेलियोंटोलॉजिस्ट। ये जो जीवित वस्तुएं, जीवित जो मतलब चीजें थी, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु जो मृत हो गए और उनके अवशेष धरती के नीचे मिलते हैं, उन अवशेषों को हम जीवाश्म कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं, और उन फॉसिल्स का अध्ययन करने वाला जीवाश्म विज्ञानी कहलाता है। तो जीवाश्म विज्ञानी जो है वो फॉसिल्स का अध्ययन करता है। फिर एक होता है मानव विज्ञानी, अंग्रेजी में बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो कि मानव समाज और संस्कृतियों का अध्ययन करता है कि किस प्रकार की संस्कृति, किस प्रकार की सभ्यता, इनका अध्ययन करने वाला एंथ्रोपोलॉजिस्ट या मानव विज्ञानी होता है। और फिर मनुष्य के द्वारा, क्योंकि हम मानव समाज का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो मनुष्य के द्वारा जो अवशेष छोड़े जाते हैं, यानी कि मानव निर्मित जो अवशेष हैं, देखिए जीव जंतुओं के अवशेष जीव विज्ञानी अध्ययन करेगा, मानव निर्मित अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व विज्ञानी या आर्कियोलॉजिस्ट करेगा, और ये विज्ञान की शाखा आर्कियोलॉजी कहलाएगी। तो ये 4 लोग मिलकर के इतिहास के रहस्य जो होते हैं, इतिहास की जानकारियां जो होती हैं, उनको हमारे सामने लेकर के आते हैं, और फिर इनसे टुकड़े टुकड़े जोड़ करके हम पुरानी घटनाओं का एक क्रमबद्ध ज्ञान तैयार करते हैं, एक क्रमबद्ध स्टोरी तैयार करते हैं। तो ये चारों एक तरह से इतिहास जानने के, इतिहास के रहस्यों को उजागर करने वाले महत्वपूर्ण विशेषज्ञ होते हैं, और इनके माध्यम से ही इतिहास की घटनाओं को हम समझ पाते हैं। अब बात आती है कि इतिहास जानने के लिए हमारे पास क्या स्रोत होते हैं, क्या प्रमाण होते हैं। तो इतिहास के स्रोतों को हम 3 कैटेगरी में बांट के चलते हैं। एक कैटेगरी है पुरातात्विक स्रोत, और आप समझ गए हैं कि पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं उनका अध्ययन करने वाला पुरातत्व शास्त्री होता है, आर्कियोलॉजिस्ट होता है, और इसको अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा आर्कियोलॉजी होती है। तो पुरातात्विक स्रोत हम उन स्रोतों को कहते हैं जो मानव निर्मित हैं और जमीन के अंदर हमें खुदाई में प्राप्त हुए हैं।
तो उत्खनन यानी कि एक्सकेवेशन, खुदाई से मिलने वाले अवशेष जैसे शिलालेख हैं, मानव द्वारा बनाए हुए प्राचीन मानव के द्वारा प्रयोग में लाए गए सिक्के हैं, स्मारक हैं यानी कि कुछ मतलब बिल्डिंग्स या कुछ और छोटे मोटे स्मारक के तौर पर जो चीज़ें तैयार की गई हैं, मृद भांड यानी बर्तन है, पॉटरी है जो मानव ने निर्मित की है, फिर और भी तमाम कलात्मक स्रोत, चित्रकला, मूर्तिकला, औजार, आभूषण, मन के, माला मोती बनाने के, ये सब इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, पुरातत्व स्रोतों के अंतर्गत। तो पुरातत्व विज्ञानी जो होते हैं खुदाई में इन स्रोतों को खोजते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, इनका समय निर्धारण करते हैं और इस प्रकार फिर वो इतिहास की घटनाओं को जोड़ करके हमारे सामने एक इतिहास की पिक्चर तैयार करते हैं। दूसरे स्रोत होते हैं साहित्यिक स्रोत, जिन्हें हम लिखित प्रमाण कहते हैं। साहित्यिक स्रोत तमाम तरह के यानी कि जो कुछ भी प्राचीन मानव ने लिख करके छोड़ा है और वो लिखा हुआ हमें किसी रूप में मिल गया है और हमने उसको पढ़ पाए हैं हम अगर उसको, तो वो हमारे लिए साहित्यिक स्रोत का काम करते हैं। तो इनमें एक तो स्वदेशी साहित्य यानी भारतीय साहित्य आता है, दूसरा विदेशी विवरण आते हैं जो विदेशियों ने लिखे हैं हमारे बारे में, और फिर कुछ इतिहास की पुस्तकें भी जो होती हैं जो खास तौर से इतिहास के लिए लिखी गई हैं। तो हमारे यहाँ पर जो लिखित साहित्य है हमारे इतिहास से संबंध में, उसमें धार्मिक साहित्य ज़्यादा है। वो हिंदू धर्म का साहित्य है, चाहे तो जैन धर्म का है, चाहे तो बौद्ध धर्म का है या दूसरे धर्मों का भी है। तो वो जो ज़्यादातर धार्मिक साहित्य है वो बेशक धार्मिक मतलब जो बातें हैं उनके लिए लिखा गया है, लेकिन फिर भी उनसे हमें उस समय के समाज के रहन सहन, वहाँ उनके मतलब बोली भाषा, उनकी राजनीतिक परिस्थिति, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थितियाँ, इन सब चीज़ों के बारे में फिर भी हमें कुछ न कुछ जानकारी मिलती है। तो इस धार्मिक साहित्य का प्रयोग करके भी हम इतिहास को लिखते हैं। और फिर विदेशी यात्री, विदेशी मतलब जो लोग विभिन्न कारणों से हमारे देश में आए हैं, उन्होंने जो विवरण अपने लिखे हैं, तो उन्होंने भी उस समय जिस समय वो आए हैं उस समय के समाज का वर्णन किया है, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, इन सब चीज़ों का वर्णन किया है। तो उन विवरणों से भी, उनकी यात्रा वृत्तांतों से भी हमें कुछ इतिहास को समझने में मदद मिलती है। और फिर कुछ लोगों ने सिर्फ इतिहास के लिए ही चीज़ें लिखी हैं, जैसे राज तरंगिणी है, अभी आप आगे पढ़ेंगे उसको, तो वो कश्मीर का इतिहास है पूरा। तो इस तरह से इतिहास लेखन भी हमें मिलते हैं, तो इनसे भी हम इतिहास को समझते हैं। और फिर कुछ मौखिक प्रमाण भी होते हैं, मौखिक स्रोत भी होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक तौर पर चले आते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पहले लेखन लिखना नहीं जानते थे, तब चीज़ों को मौखिक तौर पर ही पीढ़ी दर पीढ़ी याद कराया जाता था। और वेदों के बारे में तो ये सर्वविदित है कि वेद जो है वो बहुत पहले से गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक तौर पर चले आ रहे थे और उनको फिर बाद में आकर के लिपिबद्ध किया गया है, उनको बाद में आकर के लिखा गया है, बहुत बाद में आकर के लिखा गया है। इसी तरह से लोगों की वंशावलियाँ हैं, कहानियाँ हैं, वो मौखिक तौर पर चली आती हैं, उनके द्वारा भी हमें कुछ न कुछ इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुरानी घटनाओं को, समाज को जानने के लिए हमारे पास 3 तरह के स्रोत हम प्रयोग में लाते हैं। एक पुरातात्विक स्रोत होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत होते हैं और एक मौखिक स्रोत होते हैं। सबकी अलग अलग इम्पोर्टेंस है, सबके अलग अलग मतलब जो जानने के मतलब जैसे कहो विश्वसनीयता है, लेकिन फिर भी हम इन सब का प्रयोग करते हैं इतिहास को समझने में। अब जैसे जो भी खुदाई में चीज़ें मिलती हैं, उन चीज़ों को रखा गया है संग्रहालयों में, म्यूजियम्स में। तो वहाँ पे जाकर के हम जो इतिहास में जिन भी चीज़ों को हम देखते हैं, जैसे हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, वेदों के बारे में पढ़ते हैं, तो जो पहले मतलब उस पर स्लाइड में मैंने जैसे बताया स्रोत, वो स्रोत विभिन्न जगहों पर संग्रहालयों में रखे हुए हैं। शिलालेख हैं, चाहे तो सिक्के हैं, पांडुलिपियाँ हैं यानी हाथ से लिखी हुई, वो एक जीवंत रूप में हमें वहाँ पर म्यूजियम्स में, अलग अलग म्यूजियम में मिलती हैं। दिल्ली में जैसे जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बहुत सारी जो स्रोत हैं, बहुत सारे जो प्रमाण हैं वो मिलते हैं। तो उन्हें देख करके एक प्रकार से हम अतीत में चले जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम उस अतीत को जी रहे हैं। तो इस प्रकार इन दर्शक दीर्घाओं में इतिहास एक तरह से जीवंत हो उठता है। अब बात आती है कि इतिहास की शुरुआत, तो जैसा मैंने शुरू में बताया था कि
होमो सेपियंस जो वर्तमान मानव का सबसे निकटतम पूर्वज है, वो लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व धरती पर विकसित हुआ और वो अग्नि का प्रयोग करना सीख चुका था। पत्थर के औजार बना करके वो अपनी मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। उसकी जो जीवन शैली थी वो गुफाओं में रहने की और घुमंतू जीवन व्यतीत करने की थी। वो आखेटक था यानी हंटर था, शिकारी था, और खाद्य संग्राहक था यानी कि फूड गैदरर था, यानी यहाँ वहाँ से फूड भोजन अपने लिए इकट्ठा करता था और फिर अपने गुफाओं में आकर के वो रहता था और अस्थायी तौर पर वो वहाँ रहता था गुफाओं में। फिर वहाँ से उसकी आवश्यकताएं अगर पूरी नहीं होती थी तो वो छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चला जाता था। तो इस तरह से वो एक घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था और जहाँ भी जिन गुफाओं में रहता था वहाँ उसने कुछ चित्रकारी भी की है जो आज हमें मिलती हैं। खासतौर से मध्य प्रदेश में भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनमें आदि मानव की चित्रकारी हमें मिलती है और वहीं से हमें ये प्रमाण मिलते हैं कि वो आग का प्रयोग करना सीख चुका था, पत्थर के औजारों का प्रयोग करना सीख मतलब करता था। तो ये जानकारियां हमें वहां से प्राप्त होती हैं। अब एक हिमयुग के बाद यानी कि आइस एज जब खत्म होता है, मैंने जैसे बताया कि वो 1 लाख वर्ष तक चला और करीब 12,000 ईसा पूर्व में आकर के यानी कि बीसीई में 12,000 बीसीई में यानी आज से लगभग 14,000 साल पहले हिमयुग खत्म हुआ और उसके बाद फिर तेजी से एक बदलाव आता है समाज में, सभ्यता में। तो उससे जलवायु परिवर्तन होता है, जो तापमान है पृथ्वी का वो कुछ रहने लायक होता है और उससे एक स्थायी जीवन की शुरुआत होती है क्योंकि लोग उपजाऊ नदी घाटियों के पास बसने लगते हैं, कृषि की खोज हो जाती है, अनाज उत्पादन शुरू कर देते हैं। वो नदियों के किनारे उन्हें पानी और उपजाऊ मिट्टी मिलती है और नदियों के सहारे ही उन्हें आने जाने का रास्ता मिलता है। तो नदियों के किनारे ही छोटी छोटी बस्तियों में वो रहने लगते हैं। फिर वहीं पर वो गाय बकरी इनका पालतू बना करके पशुपालन करने लगते हैं और धीरे धीरे फिर भोजन की उपलब्धता बढ़ती है तो उनकी जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। तो इस तरीके से हिमयुग का अंत जब होता है, आइस एज का अंत जब होता है, तो एक नए प्रकार की मतलब पहल, एक मौलिक बदलाव शुरू होते हैं और इन्हीं मौलिक बदलावों से धीरे धीरे करके समुदाय यानी कि परिवार, फिर परिवार से छोटे छोटे गांव जिन्हें हम पल्ली कहते हैं, छोटे गांव, उपगांव, फिर बड़े गांव और फिर कस्बे, इनका विकास होता है। यानी कि सामाजिक विकास एक तरफ और तकनीकी विकास एक तरफ, दो मतलब चीज़ें पैरेलल चलती हैं। तकनीकी विकास की शुरुआत तो पत्थर के औजारों से ही हो चुकी थी, लेकिन पत्थर के औजारों के बाद फिर पहिए का प्रयोग यानी चक्र का प्रयोग, व्हील का मतलब प्रयोग करना मानव सीख गया। तो ये तकनीकी विकास और कृषि की मतलब तकनीक सीख गया वो, पशुपालन भी करने लगा। तो कृषि से अनाज का अधिशेष होने लगा, अनाज जो है ज़्यादा पैदा होने लगा। तो वो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ज़्यादा बचता था तो वो फिर उसका व्यापार भी करने लगा एक तरह से वो। तो वो गांव से कस्बों की तरफ उसको ले जाने लगा, यानी जहाँ पर वो चीज़ें पैदा नहीं होती थी वहाँ ले जाने लगा। तो इस तरह से बस्तियाँ और ये सब बनने लगी। धीरे धीरे श्रम विभाजन भी होने लगा, कोई कृषि करने लगा, कोई पशुपालन करने लगा, कोई उस अधिशेष यानी अतिरिक्त अनाज को ले जा करके दूसरे कस्बों में ले जा करके बेचने लगा और फिर कोई औजार बनाने लगा। इस तरह से मतलब आवागमन शुरू हुआ और एक तरह से मतलब जो कहें कि कम्युनिकेशन आपस में, संप्रेषण आपस में शुरू हुआ। और फिर जो अधिशेष अनाज था यानी बचता था खाने पीने के बाद, उसके भंडारण के लिए बर्तन का मतलब बर्तन बनाने लगा, बर्तन बनाने की कला वो सीख गया और खाना पकाने के लिए भी बर्तनों की आवश्यकता होने लगी क्योंकि आग का प्रयोग करने के बाद वो मतलब खाने को पका करके खाने लगा। इसी के साथ धीरे धीरे धातु की खोज भी हो गई और इसमें तावा और लोहा सबसे महत्वपूर्ण साबित हुए। पहले तावा की खोज हुई और इसके मतलब जो औजार बनने लगे और उन औजारों से जंगल साफ करके खेती में मदद मिलने लगी, खेती की जुताई में भी, खेती की फसल कटाई में और जानवरों से सुरक्षा में, उन सब में ये धातु के औजार पत्थर के औजारों के मुकाबले ज़्यादा लाभप्रद होने लगे। तो इस तरह से धीरे धीरे ये हमारे पूर्वजों की विरासत है। हालांकि हम उनके बारे में कभी नहीं पूरी तरह से कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि आज के समय की जो हमारी मतलब सभ्यता है वो मुख्य रूप से
उन चीज़ों पर टिकी हुई है जिनको आदि मानव पहले ही सीख चुका था। खासतौर से आग, जिसको हम ऊर्जा के रूप में विभिन्न रूपों में आज प्रयोग करते हैं। कृषि, जो इतनी बड़ी जनसंख्या के पेट पालन के लिए मतलब आवश्यक है। पशुपालन, जो कि मतलब हमारी विभिन्न तरह की आवश्यकताओं को पूरा करता है, खाने की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। और पहिया या चक्र, यानी जिसके आधार पर आज हम इतने वाहन और ट्रांसपोर्टेशन ये सब मतलब हम विकसित कर पाए हैं। यातायात के जितने भी साधन हैं वो पहिए पर निर्भर करते हैं। तो ये 3-4 जो महत्वपूर्ण खोजें हैं ये उसी समय हो चुकी थी आदि मानव के द्वारा। तो ये हमारे लिए एक मतलब इसका जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें उस मानव ने खोज ली थी जिस मानव को हम आदि मानव कह रहे हैं, और जो मानव भटकता रहता था और गुफाओं में रह करके जीवन यापन करता था। तो ऐसे पूर्वजों के बारे में जानना और उनकी विरासत को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो एक सारांश के तौर पर अभी तक की हम अपनी यात्रा को, यानी कि इतिहास पढ़ने की यात्रा को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कि एक तो हमने अभी सीखा समय की गणना, दूसरा फिर हमने सीखा कि इतिहास के क्या स्रोत होते हैं जिनके आधार पर हम इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं और इतिहास के बारे में जानते हैं। और फिर आदिकालीन मानव किस प्रकार रहता था, तो वो आखेटक संग्राहक था, यानी कि हंटर और फूड गैदरर था। और वो मतलब जीवन की चुनौतियों से किस तरह से जूझ रहा था। और फिर उसके बाद कृषि क्रांति जो होती है, जिसमें वो कृषि करना सीख गया और उसके साथ पशुपालन भी सीख गया। तो एक तरह से हमारा समाज जो था वो मतलब घुमक्कड़ और यायावरी जीवन से स्थायी जीवन में परिवर्तित हो गया। ये अब तक हमने जाना, इसमें समझा हमने इसमें। तो हम अगर एक विचार के तौर पर देखें कि जो इतिहासकार हैं, क्या उनकी तुलना हम जासूसों से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी तथ्य को, किसी भी घटना को जो घटित हो चुकी है उसको हमारे सामने जासूस ही लेकर के आते हैं, वही उसकी खोजबीन करते हैं। तो इतिहासकार एक प्रकार से हमारे लिए जासूस का काम करते हैं। तो ये हमारा 6th क्लास का सोशल साइंस की बुक का हिस्ट्री का चौथा चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगले इसी तरह से हम एक एक करके 5, 6, 7 और 8 ये पूरे 5 चैप्टर हैं जो सोशल साइंस में हिस्ट्री से संबंधित हैं। इनको एक एक करके हम पूरा करेंगे। और ये आपके लिए बेसिक मतलब जानकारी के लिए आवश्यक है। मैं पुनः बता दूं आपको, तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिस इसका जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। और मैं आपको सलाह देता हूँ कि कमेंट बॉक्स में अगर आपको नोट्स की भी ज़रूरत है इनकी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। इनके साथ साथ हर मतलब जो स्लाइड है और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से संबंधित नोट्स भी प्रश्न उत्तर के रूप में आपको उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो अगर आपको आवश्यकता लगती है तो वो आप इसमें बताइए। तो इसी के साथ मैं इसको विराम देता हूँ और नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में फिर से मिलते हैं।